हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिकली लीगल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शेयर प्रिज्यूम क्या होता है और कंक्लूजन प्रूफ क्या होता है। इसका अपन सेक्शन इंटरप्रिटेशन करेंगे और साथ के साथ में हम इसके एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी ईजी होने वाली है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वॉच टिल एंड, ताकि आपको सेक्शन 4 जो एविडेंस एक्ट है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप कोई अगर इस चैनल को पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको शेयर भी करिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे तो चलिए लेट्स बिगिन। तो हम बात करते हैं मे प्रिज्यूम के बारे में। सेक्शन 4 के अंदर क्या दे रखा है? सेक्शन 4 के अंदर दे रखा है व्हेनेवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट मतलब एविडेंस एक्ट, व्हेनेवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे यानी डिस्क्रिशन गिवन टू कोर्ट ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। मतलब क्या हो गया? रिबर्टेबल और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। अब इसमें क्या कहता है कि जब भी इस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंदर? एविडेंस एक्ट के अंदर ऐसा दे रखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, यानी आपने देखा होगा एविडेंस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि जो लिखते हैं कि कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कुछ मे प्रिज्यूम के बारे में सेक्शन 4 जो है वो बताता है कि जब भी इस एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम लिखा होगा तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होगा कि वो उस फैक्ट को या तो प्रूव्ड प्रिज्यूम कर ले। क्या प्रिज्यूम कर ले? प्रूव्ड। ठीक है। अब वो प्रूव्ड कब तक प्रिज्यूम कर सकती है? जब तक कि उसको रिबट ना कर दे। और रिबट कौन करेगा? जिसके अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन हुआ है। यानी ऐसा कोई फैक्ट जो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया है, एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम दे रखा था, कोर्ट का डिस्क्रिशन था, कोर्ट ने उसको प्रिज्यूम किया एज प्रूव्ड, यानी कोर्ट ने मान लिया कि वो फैक्ट ऐसा है। तो जिसके अगेंस्ट वो फैक्ट प्रिज्यूम किया है वो पार्टी उसको रिबट कर सकती है मे प्रिज्यूम के केस में। और फिर इसके आगे देखते हैं, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। अब जैसे कि एविडेंस एक्ट में अगर कुछ दिया हुआ है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, और कोर्ट उसको प्रिज्यूम करने की जगह, उस फैक्ट को प्रूव मानने की जगह क्या करेगी? कोर्ट जो है सामने वाली पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करने को बोलेगी। क्या प्रोड्यूस करने को बोलेगी? एविडेंस। और उस एविडेंस प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि जो सामने वाली पार्टी है उस फैक्ट को प्रूव करेगी और उसके बाद कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी। यानी कि इसमें सीधा सीधा जो कोर्ट के पास है डिस्क्रिशन दिया हुआ है टू प्रिज्यूम अ फैक्ट, डिस्क्रिशन टू प्रिज्यूम अ फैक्ट। किसके पास है डिस्क्रिशन? कोर्ट के पास। अब और अगर वो उसको प्रूव्ड मान लेती है, कोर्ट अगर उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेती है तो फिर उसको रिबटल भी अलाउड है। क्या अलाउड है? उसका रिबटल अलाउड है। कौन करेगा? उसका सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन किया गया है, वो वाली पार्टी उसका रिबटल करेगी। कैसे करेगी रिबटल? एविडेंसेस देके। अब सपोज करिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिशन दिया हुआ है, तो कोर्ट अगर उसको प्रिज्यूम नहीं करती है, कोर्ट अगर उसको एज प्रूव्ड प्रिज्यूम नहीं करती है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसको प्रूव करने के लिए बोल सकती है, टू प्रूव। किसको बोलेगी? जिसके फेवर में वो प्रिजम्पशन हो रहा है। एज सिंपल एज डैट। इतना इजी है मे प्रिज्यूम, इसमें इतना ही है। और इसके बाद अपन इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एविडेंस एक्ट का ही, कि जिसके अंदर मे प्रिज्यूम दे रखा हो, उसको अपन देखते हैं कि कैसे दे रखा है। अब जैसे अपन सेक्शन 90 अगर देखें, सेक्शन 90 देखें किसका? एविडेंस एक्ट का। एविडेंस का सेक्शन 90 किस बारे में बात करता है? डॉक्यूमेंट्स प्रिज्यूम टू बी 90 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लाइन लिखी हुई है? वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी। अब इसमें जो आपने काम का है वो है कोर्ट में प्रिज्यूम डैट सच सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या बोला है कि कोई डॉक्यूमेंट, इसको अपन जो सेक्शन 90 है, इसको अपन डिटेल में करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अब इसको एज ए एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं कि जैसे उसमें दे रखा है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी जो कि 30 साल पुराना है, ये प्रूव हो चुका है कि वो डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और वो किसी एसटी कस्टडी से लाया गया है जिस कस्टडी में वो उसको होना चाहिए था, तो कोर्ट में प्रिज्यूम लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मे प्रिज्यूम। सेक्शन 90 में मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट या तो उसको प्रिज्यूम कर ले कि हाँ वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है, उसके अंदर जो सिग्नेचर वगैरह है वो सब करेक्ट है। ये तो हो गया प्रूव्ड, कोर्ट ने प्रूव्ड प्रिज्यूम कर लिया उसको।
अब अगर कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन भी है कि कोर्ट उसको प्रूव प्रिज्यूम ना करके और एविडेंस बुला ले, जो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाह रही है उस पार्टी के वो बोल दे कि आप इसका एविडेंस प्रोड्यूस करो और इसको प्रूव करो, तो कंप्लीट डिस्क्रिशन हो गया कोर्ट का टू प्रिज्यूम, कोर्ट टू प्रिज्यूम। सेक्शन 90 एज एन एग्जाम्पल अपन ने देखा। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बात करता है अपने शैल प्रिज्यूम के बारे में। तो अब देखते हैं अपन शैल प्रिज्यूम। अब इसमें क्या लिखा है, वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब देखिए जो मे प्रिज्यूम था उसमें जो वर्ड लिखा था वो लिखा था प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। क्या लिखा है इसमें, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है उसमें क्या लिखा है, डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि कोर्ट को मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी ऑन कोर्ट। यानी जो मे प्रिज्यूम था उसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन था, मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन था, लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है। अगर एविडेंस एक्ट के अंदर ये दे रखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो फिर कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा एंड उसके पास कोई ऐसा डिस्क्रिशन नहीं है। लेकिन शैल प्रिज्यूम में क्या होता है वो अपन देखते हैं अभी, कि डेट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी प्रिज्यूम करना। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, यानी वो उसको क्या मान लेगी, प्रूव्ड मान लेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। अब डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो डिसप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, डिसप्रूव्ड का मतलब होता है कि किसी फैक्ट को डिसप्रूव कर देना, किसी फैक्ट को क्या कर देना, डिसप्रूव कर देना। मतलब कोई फैक्ट ऐसा है कि उसको ऐसा बता देना कि वो चीज़ कभी हुई ही नहीं थी, या फिर उसको इस तरीके से प्रोड्यूस कर देना कि उसके अंदर डाउट क्रिएट हो जाए और एक रीजनेबल मैन उसको ऐसे एक्ट करे कि वो चीज़ कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो ये भी अपन डेफिनेशन के एक सेपरेट पार्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया अपना डिसप्रूव कर दिया। अब कैसे, क्या दे रखा है इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं अपन। वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, जब भी एविडेंस एक्ट के अंदर ये डायरेक्शन गिवन है टू कोर्ट कि आपको शैल प्रिज्यूम करना है। अब शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं रहा टू वेदर टू प्रिज्यूम और नॉट, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। और क्या प्रिज्यूम करना पड़ेगा, कि वो प्रूव हो चुका है। अब लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है इसमें एविडेंसेस अलाउड है टू बी गिवन, किसके लिए, रिबटल के लिए। रिबटल का मतलब आप समझते हैं ना, कि कोई एविडेंस मतलब कोई चीज़ अगर प्रूव्ड है तो उसको अगर डिसप्रूव करना है तो उसको अपन बोलते हैं रिबटल। ठीक है, प्रूव्ड को डिसप्रूव करने को अपन रिबटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपनी शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में क्या डिफरेंस हो गया, मे प्रिज्यूम में डिस्क्रिशन था, शैल प्रिज्यूम में डिस्क्रिशन नहीं है। दोनों ही रिबटेबल है, यानी दोनों को ही अपन जो है एविडेंसेस के थ्रू गलत ठहरा सकते हैं। इसका भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सेक्शन 83 लेते हैं अपन, सेक्शन 83 लेते हैं एविडेंस एक्ट का ही, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 83। वो क्या बात करता है कि अगर कोई मैप या प्लान है जो कि अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और वो ये कहते हैं कि एक्यूरेट है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पे क्या लिखा है, शैल प्रिज्यूम। यानी कोई प्लान, कोई भी मैप या प्लान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने बनाया है और बोला है कि वो एक्यूरेट है, तो कोर्ट को क्या प्रिज्यूम करना पड़ेगा, कि वो एक्यूरेट है। ये कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी डायरेक्शन दी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या यूज़ किया है, शैल प्रिज्यूम। सेक्शन 83 के अंदर शैल प्रिज्यूम वर्ड यूज़ किया है, तो कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी डायरेक्शन हो गया कि आपको ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। अब लेकिन जो ये है कि भाई जो मैप और प्लान है ये रिबटल भी कर सकते हैं इसका, कि जैसे किसी ने भी मैप या प्लान प्रोड्यूस किया कोर्ट के अंदर। अब हुआ क्या कि कोर्ट ने के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन था, कोर्ट ने उसको मान लिया कि हाँ भाई वो बिल्कुल सही है, वो एक्यूरेट है। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसने कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करे जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीज़ शैल प्रिज्यूम में अलाउ कर रखी है। क्या कर रखी है अलाउ, शैल प्रिज्यूम में रिबटल अलाउ कर रखा है। तो ये हो गया अपना शैल प्रिज्यूम। अब आगे चलते हैं अपन कंक्लूसिव प्रूफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 4 का, जिसके अंदर से काफ़ी प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जब प्री की बात आई है तो अपन प्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्री के मोस्टली एक ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि सेक्शन, जैसे कि ये बनता है कि कंक्लूसिव प्रूफ इज़ गिवन अंडर विच सेक्शन। ठीक है, आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेंगे, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन।
सेक्शन 4 डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग, अब उसमें आपके पास मे दे देंगे, शैल दे देंगे, कंक्लूसिव दे देंगे, नीचे ऑल ऑफ द अबव, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें मे दे देंगे, शैल दे देंगे और बोथ दे देंगे और नन दे देंगे। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है, आपको आता है, तो आप अच्छे से इसको मार्क कर देंगे। और जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है, मेंस का बनता है डिफाइन मे, शैल एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये मेन के क्वेश्चन बनता है। अब इसको या तो एक बड़ा क्वेश्चन ले लो 8 मार्क्स का, या फिर छोटे छोटे 3-3 नंबर के अलग अलग पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मेंस का क्वेश्चन बनता है और प्री के क्वेश्चन बनता है। तो अपन चलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 4 का। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या कहता है, कंक्लूसिव प्रूफ से अपने नाम से पता चलता है कि ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन कब आता है, बिल्कुल लास्ट में, जिसके बाद कुछ नहीं बचता, तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। अब इसको अपन देख लेते क्या कर रहा है ये कि वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट मतलब सेम एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट को डिक्लेयर किया, क्या, कंक्लूसिव प्रूफ दूसरे फैक्ट का, अनदर मतलब सेकंड फैक्ट। अब फर्स्ट फैक्ट है वो कंक्लूसिव प्रूफ है किसका, सेकंड फैक्ट का। अभी तक तो ये बोल रहा है, और ये डिक्लेयर किसने किया, एविडेंस एक्ट ने ये डिक्लेयर किया। ठीक है, तो कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, ठीक है, कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। तो इसमें क्या लिखा है, कोर्ट शैल मतलब मैंडेटरी। अब इसमें क्या लिखा है कि एक फैक्ट अगर आप प्रूव कर देते हो, एक फैक्ट अगर आपने प्रूव कर दिया, तो जो सेकंड फैक्ट है उसको प्रूव मान लेंगे, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। जब एविडेंस एक्ट डिक्लेयर कर दे कि जो फैक्ट 1 है, एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, और अगर आप फैक्ट 1 प्रूव कर देते हो, तो वो ये हो जाता है कि जो सेकंड वाला है, जो सेकंड फैक्ट है, वो भी प्रूव्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। अब वो कंक्लूसिव प्रूफ किस में देना चाहिए, एविडेंस एक्ट में देना चाहिए। डिफरेंट सेक्शंस में अपने को देखना पड़ता है, वो अपन देखेंगे भी एग्जांपल के साथ। पहले सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस डेफिनेशन का, क्या कि शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। ये हो गया अपना इस पार्ट का इस डेफिनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये क्या कहता है कि जब ये प्रूव हो चुका है कि भाई फर्स्ट फैक्ट प्रूव कर दिया, तो सेकंड फैक्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये अभी तक का अपन ने देखा, लेकिन इसमें क्या कहता है कि जो कोर्ट है वो एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगी टू डिस्प्रूव सच फर्स्ट फैक्ट। एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगी टू डिस्प्रूव सच फैक्ट, यानी इस फैक्ट को जो कि प्रूव प्रिज्यूम किया गया था उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। अब इसको अपन देखेंगे, कुछ कंडीशंस में डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो तभी डिस्प्रूव किया जा सकता है जब जो सेक्शन इटसेल्फ आपको कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे उसको डिस्प्रूव किया जा सके। अब इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं, वो है सेक्शन 112। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 112 को। सेक्शन 112 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी वास्ट है, तो इसको अपन एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब इसको अपन एग्जांपल पर्पस से समझ लेते हैं कि इसके अंदर मोटा मोटा लिखा क्या है। अब सेक्शन 112 क्या कहता है कि कोई जो बात करता है वो बात करता है पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड की, और वो मैटर्निटी की बात नहीं करता है। यानी सेक्शन 112 जो बात करता है वो सिर्फ फादर की बात करता है और मदर की बात नहीं करता। ठीक है, अब सेक्शन 112 क्या कहता है कि अगर ये क्वेश्चन उठा अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड कि वेदर द पर्सन, यानी जो आदमी है वो उस बच्चे का पिता है कि नहीं है, उस बच्चे का फादर है कि नहीं है, तो सेक्शन 112 में लिखा हुआ है अगर ड्यूरिंग मैरिज या फिर 280 डेज विदिन 280 डेज ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, ये दो कंडीशन उसमें दे रखी हैं
कि अगर या तो शादी के दौरान या शादी ख़त्म होने के 280 दिन के दौरान एक बच्चा पैदा होता है, तो सेक्शन 112 के हिसाब से ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है इस बात का कि जिस आदमी से उस टाइम पे शादी चल रही थी या शादी टूटने के 280 दिन के अंदर डिलीवरी हुई थी, यानी बच्चा पैदा हुआ था, तो वो आदमी उस बच्चे का लेजिटिमेट फादर माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना सेक्शन 112 में कंक्लूसिव प्रूफ दे रखा है। अब लेकिन जैसे कि अपन ने देखा कि सेक्शन 4 के अंदर कह रखा है शैल नॉट अलाउ एविडेंस। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब अगर ऐसा हुआ कि 280 डेज़ के अंदर बच्चा हो गया या फिर शादी के दौरान बच्चा हो गया तो वो ही आदमी उसका पिता माना जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन इटसेल्फ है यानी सेक्शन 112 है, उसके अंदर एक एग्जिट ऑप्शन भी दे रखा है। वो ऑप्शन क्या है कि जो आदमी है जिसको उसका पिता माना जा रहा है, वो अगर ये प्रूव कर दे कि उसके पास जो उसकी वाइफ थी यानी जो उसकी बच्चे की मदर है, वो उस तक एक प्रॉपर एक्सेस नहीं था उस दौरान जबकि वो बच्चा हो सके। ठीक है, तो अगर वो ये प्रूव कर दे तो फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ उसको रिबर्ट हो जाता है। लेकिन सेक्शन 4 क्या कहता है कि कंक्लूसिव प्रूफ रिबर्ट नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया जनरल रूल। सेक्शन 4 क्या हो गया? जनरल रूल। अब डिफरेंट सेक्शंस में अगर एग्जिट प्लान दे रखा है जैसे कि सेक्शन 112, तो ये हो गया स्पेसिफिक रूल। और आपको पता है जब भी जनरल और स्पेसिफिक रूल आते हैं तो हमेशा स्पेसिफिक रूल प्रिवेलेंट करता है। तो ये हो गया अपना सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट। इसका अपन एक कंपैरिजन और देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम। इस अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ताकि अपन को एक इजी वे में अपन इसको टेबल मैनर में अपन देख सकें। तो ये देख लीजिए आप, ये क्विक एग्ज़ाम रिवीजन मान लीजिए इसको, कि एग्ज़ाम से पहले बस ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में कि कौन सा कैसा क्या कहता चाहता है। अब देखिए, मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है और कंक्लूसिव प्रूफ है। मे प्रिज्यूम क्या होता है? रिवर्टेबल होता है। शैल प्रिज्यूम भी रिवर्टेबल होता है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ रिवर्टेबल नहीं होता। मतलब मे प्रिज्यूम में एविडेंस अलाउ होते हैं, शैल में भी अलाउ होते हैं और कंक्लूसिव प्रूफ में एविडेंस अलाउ नहीं होते जब तक कि कोई स्पेसिफिक लॉ इस बारे में बात ना करे। फिर आता है मे प्रिज्यूम, जो होता है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। यूजुअली क्या होता है कि जो मे प्रिज्यूम किस लिए होता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए। शैल प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट दोनों के लिए हो सकता है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है कंक्लूसिव प्रूफ। यानी जैसे 112 में अगर अपन देखें तो ये जो दे रखा है कि वो जो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा वो फादर का, ये एक लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, शैल प्रिज्यूम में डिस्क्रिशन नहीं होता। और सेम इज़ द केस इन कंक्लूसिव प्रूफ, कि कंक्लूसिव प्रूफ और शैल प्रिज्यूम दोनों में डिस्क्रिशन नहीं होता और मे प्रिज्यूम में होता है। तो आप ये टेबल एक बार अच्छे से याद कर लीजिए इसका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आने वाले टाइम में हेल्प कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम्स में पक्का से पक्का हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करता हूँ, मैं फालतू की बातें इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई फ्रेंड किसी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर उसको ऐसे कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ उसके साथ भी इसको शेयर करिए, और लाइक करे बिना प्लीज़ यहाँ से नहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।